हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीवीयू ऑफिशियल सेंटर पे। आज हम देखेंगे मेजर पेपर हिस्ट्री का। वैदिक सभ्यता, उसका सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति एवं धार्मिक स्थिति। चलिए हम सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और सभी मुख्य बिंदु को हम सिर्फ देखेंगे और मुख्य बिंदु में से आप खुद से ही अपने से आप लिख सकते हो। हम सबसे पहले वैदिक वैदिक स्थिति, सभ्यता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति को देखेंगे। यह जो सेमेस्टर 1 के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य हेडिंग, सभी बिंदुओं का एक एक करके सिर्फ बिंदु देखेंगे कि इसमें क्या आ सकता है, एक एक करके। ठीक है। वैदिक सभ्यता का परिचय। वैदिक वैदिक सभ्यता का परिचय देखेंगे सबसे पहले। फिर देखेंगे वैदिक सभ्यता का काल विभाजन, कि वैदिक सभ्यता को किस किस भाग में बांटा गया था। फिर से देखेंगे वैदिक सभ्यता का सामाजिक स्थिति, कि वहाँ पे समाज लोग का स्थिति कैसा था। फिर देखेंगे वैदिक सभ्यता का आर्थिक स्थिति। फिर देखेंगे वैदिक सभ्यता का राजनीतिक स्थिति। वैदिक सभ्यता का धार्मिक स्थिति, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में अंतर। फिर वैदिक सभ्यता का भारतीय संस्कृति में योगदान क्या क्या रहा, उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे। चलिए हम एक एक करके शुरुआत करते हैं मुख्य बिंदु से। वैदिक सभ्यता का परिचय। वैदिक सभ्यता क्या था? वैदिक सभ्यता भारत भारत मतलब क्या? वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक था। यह भारत का प्राचीन सभ्यताओं में से एक था। इसका नाम वेदों के नाम पर पड़ा। भारत में आकर इससे सभ्यता का विकास हुआ। इस सभ्यता का विकास भारत में ही हुआ। इस काल का जानकारी मुख्य रूप से चारों वेदों में मिलता है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में। वैदिक सभ्यता भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज, राजनीति राजनीति और शिक्षा का आधारशील माना जाती है। वही क्वेश्चन भी पूछा गया कि वैदिक वैदिक सभ्यता जो है सो भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज, राजनीति और शिक्षा आधारशिला मानी जाती है। इसका स्थिति क्या था, उसका आधारशिला ही माना जाता है वैदिक सभ्यता का ही। फिर से हम वैदिक सभ्यता का काल विभाजन, की इसमें किस किस भागों में बांटा गया था। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, जो पहला काल था, जो कि 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। उसमें क्या था दोस्तों? आर्यों का प्रारंभिक काल था, जिसमें आर्य लोग जो आया था हमारे देश भारत में, उन लोग का प्रारंभिक काल था। फिर समाज सरल और समानता पर आधारित था। जो वहाँ का समाज था वो पूरा सरल, यानी कि सामान्य था, पूरा समानता पर आधारित था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। यहाँ पे मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। यहाँ पे मतलब व्यवसाय के रूप में पशुपालन ही था और कुछ भी नहीं था, जैसे व्यापार वगैरह वैसा कुछ नहीं, सिर्फ पशुपालन ही था। राजा की शक्ति सीमित थी। इसमें क्या था कि राजा की शक्ति जो थी ना, सीमित थी, मतलब वो कुछ भी नहीं करता था, सीमित मतलब उसमें लगाम लगाया जा सकता था, मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब था, शक्ति था लेकिन ज़्यादा नहीं था। स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ना स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था। इसमें अज्ञ सरल थे। अज्ञ यानी कि जो हम लोग हवन करते हैं ना, वो अज्ञ सरल थे, बहुत आसान था। इसकी विशेषता क्या है? जैसे वैदिक सभ्यता का काल जो विभाजन ऋग्वैदिक काल में, इसका विशेषता क्या है? सरल जीवन। यहाँ के लोग पूरा सरल जीवन व्यतीत करते थे। संयुक्त परिवार, यहाँ पे यहाँ के परिवार लोग एक दूसरे से मिलकर रहते थे। सभा और समिति का महत्व। यहाँ पे सभा यानी कि जैसे ग्राम पंचायत से होता है, गाँव में सभा बुला के समिति बनाते हैं, उसमें फिर मतलब लोग निर्वाह मतलब बातों का विश्लेषण करते हैं, किसी प्रॉब्लम का हल करते हैं, वैसा ही था। फिर कर्म कांड था। कर्म कांड में क्या था कि जैसे शक्तियों का मतलब जैसे पूजा, जैसे काली जादू, वही सब कर्म कांड उसके अंदर आता है। उत्तर वैदिक काल, यानी कि इसमें जो दो काल में बांटा गया था, उसमें दूसरा काल है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक चला था। इसमें इसे इस काल का जो इस काल में समाज, राजनीति और धर्म अधिक विकसित हो गए थे। जो इस काल में आते आते ना समाज भी विकसित हो गया था, राजनीति भी और धर्म भी बहुत अधिक विकसित हो गए थे। विशेषताएं क्या क्या है? कृषि का विस्तार। वहाँ पे कृषि का विस्तार, उसमें तो सिर्फ पशुपालन वगैरह करते थे, अब यहाँ पे कृषि का भी विस्तार मतलब विस्तार हो रहा था। वर्ण व्यवस्था कठोर हुई। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कठोर हुई। राजा अधिक अधिक शक्तिशाली बना। यहाँ पे राजा बहुत शक्तिशाली बना। बड़े बड़े ज्ञ होने लगे। यहाँ पे अब बड़े बड़े स्तरों पर पूजा पाठ होने लगा। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। जब पूजा पाठ होगा तो ब्राह्मणों का प्रभाव तो बढ़ेगा ही। कर्मकांड अधिक जटिल हुआ, और जो वही काली जादू शक्तियाँ सब जटिल हो गया, मतलब थोड़ा कठिन हो गया। अब वही वैदिक सभ्यता का सामाजिक स्थिति को देखते हैं एक एक करके। सामाजिक स्थिति में भी सारे बिंदुओं को ही सिर्फ हम देखेंगे। बाकी आप इस बिंदु को अगर आप याद कर लेते हो तो आप आराम से खुद से एक्सप्लेन करके बहुत ज़्यादा में लिख दोगे। परिवार समाज का सबसे छोटी इकाई थे। जो सामाजिक समाज में, तो सामाजिक स्थिति का क्या मतलब है? सामाजिक स्थिति में आता है कि समाज समाज में क्या होता है? परिवार लोग होता है, गांव परिवार, पिता माता, यही सब होता है। तो यहाँ पे संयुक्त परिवार प्रचलित थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। अभी भी ज़्यादातर माना जाता है कि पिता परिवार का मुखिया होता है। सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, हमारे घर में तो सभी मिलजुल कर रहते हैं।
परिवार में अनुशासन और सम्मान सम्मान था। यहाँ पे क्या हम लोग परिवार में अनुशासन नहीं रहता, सम्मान नहीं रहता, सब रहता है, वैसे ही उसमें भी था। वर्ण व्यवस्था को देखते कैसे बांटा गया था। समाज 4 वर्णों में विभाजित था, मतलब 4 वर्णों में बांटा गया था। कैसे बांटा गया था सो देखते। ब्राह्मण, शिक्षा व पूजा। जो ब्राह्मण लोग थे शिक्षा एवं पूजा यानी कि पढ़ाते थे और पूजा करते थे। जो क्षत्रिय था वो शासन करता था और रक्षा करता था। वैश्य लोग क्या करता था, व्यापार एवं कृषि करता था। और जो शूद्र होता है वो सेवा कार्य करता था, मतलब वो काम वाम करता था। ऋग्वेदिक काल में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित थी। हाँ, जो जिस क्या है, ऋग्वेदिक काल में यह व्यवस्था कर्म पर यानी कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा उस पर आधारित था। जबकि उत्तर वैदिक काल अभी काल में जन्म पर आधारित था, मतलब तुम ब्राह्मण घर में जन्म लियो तो तुम्हारा शिक्षा और पूजा का अधिकार है। यही यही गलत था उस समय पे, लेकिन अब जाके धीरे धीरे हमारा देश पूरा विश्व पूरा विकसित हो गया, इन सब पर भरोसा नहीं करता है। स्त्रियों का स्थिति क्या था ऋग्वेदिक काल में? जो था ऋग्वेदिक काल में महिलाओं का सम्मान प्राप्त था, ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार था, आज्ञों में भाग लेती थी, मतलब आज्ञों में स्वयंवर में प्रथा थी, स्वयंवर की प्रथा थी, जैसे कि वो उसमें स्वयंवर क्या होता है कि कोई लड़की अपना पति को खुद से चुन सकती है, अपना स्वयंवर होता था। विदेशी महिला भी थी, मतलब विदेशी मतलब होता है ना, जैसे विद्वान होता था, विदेशी महिला भी होती जो कि बहुत तेज होती है। तो स्त्रियों का स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छा था। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वेदिक काल में उसमें अच्छा नहीं था, वहाँ पे स्त्रियों का स्थिति बहुत ही खराब था, इज्जत भी वहाँ पे प्राप्त नहीं था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में कमजोर हो गई थी, मतलब उत्तर वैदिक काल में कमजोर हो गई थी। विवाह व्यवस्था, यहाँ पे विवाह व्यवस्था क्या थी सो देखते हैं। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता था। विवाह जो था पवित्र संस्कार माना जाता था। एक पत्नी प्रथा अधिक प्रचलित थी, यहाँ पे पत्नी प्रथा अधिक प्रचलित थी। स्वयंवर प्रथा भी थी, यहाँ पे स्वयंवर भी होता था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, यहाँ पे जब वहाँ पे बाल विवाह का एकदम हटा दिया गया था, यहाँ पे बाल विवाह नहीं होना होता था। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था देखते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। अभी तो आप स्कूल जाते, लेकिन सबसे पहले गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। गुरु के आश्रम में शिक्षा दी जाती थी, गुरु के आश्रम में ही वहाँ जाके वहीं से शिक्षा लेना चाहिए, वहीं पे शिक्षा दी जाती थी। वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, गणित आदि पढ़ाए जाते थे। अभी तो सिर्फ हम लोग को बुक पढ़ाया जाता, उसमें वेद पढ़ाया जाता था, शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था, धनुर्विद्या धनुर्विद्या गणित सब पढ़ाए जाते। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण था। उस समय का खान पान क्या था? दूध, दही, घी और जौ और गेहूं का सेवन करते थे। फल एवं सब्जियां भी खाते थे। विशेष अवसर पर मांस का सेवन किया जाता था, विशेष अवसर पर मांस का सेवन किया जाता था, अभी भी किया जाता है। सोमरस का उल्लेख मिलता है, यहाँ पे सोमरस का भी उल्लेख मिलता है। वेशभूषा एवं आभूषण, सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। वहां पे कपड़े कैसे पहनते थे? सूती एवं ऊनी। पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहनते थे, हाँ दोनों लोग, मतलब महिला और जेंट्स दोनों आभूषण पहनते थे। सोना चांदी के आभूषण लोकप्रिय थे। सोना चांदी का आभूषण तो अभी भी लोकप्रिय है, तो उसमें भी लोकप्रिय थे, उसमें भी सोना चांदी का कुछ आभूषण बनाकर पहनते होंगे। मनोरंजन को देखते हैं। मनोरंजन के लिए क्या करता है? रथ दौड़, यानी कि रथ में जैसे घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी, रथ उसका दौड़ दौड़ करवाते थे। फिर घोड़ा दौड़, फिर संगीत, गाना, नृत्य, डांस वगैरह। शिकार पर लोग जाते थे, पासा खेलते थे, यानी कि जो ताश होता है या फिर लूडो वगैरह, उसमें पुराने जमाने का पासा खेलते थे। हम इसका चौथा पॉइंट थे आर्थिक स्थिति। वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, मतलब उसके वहाँ के लोग कैसे थे, धनी थे या कैसे थे, वहाँ के पैसा लोग कैसे जुगाड़ करते थे, वहाँ का लोग व्यापार कैसे करता था, उसका आर्थिक स्थिति कैसे अच्छा हुआ वहाँ का, वो देखते हैं। कृषि, उत्तर वैदिक काल में कृषि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया। वो तो उत्तर वैदिक काल में तो सबसे सिर्फ कृषि पे ही उसमें निर्णय, मतलब सब लोग कृषि पे ही सब वो रहते थे। उनका सारा सारा कृषि से ही सब कुछ चलता था। मुख्य फसल, उसमें मुख्य फसल था जौ, गेहूं और धान। हल और बैल का उपयोग किया जाता था, हाँ खेत जोतने के लिए हल और बैल का ही उपयोग किया जाता था। दूसरा था पशुपालन। गाय सबसे मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी। गाय, बैल, घोड़ा, भेड़ और बकरी पाले जाते थे। पशुधन समृद्धि का प्रतीक था, हाँ पशुधन तो समृद्धि का प्रतीक था। अगर पशु है तो आप समृद्धि करोगे, आगे बढ़ोगे। तीसरा है उद्योग एवं हस्तशिल्प। उद्योग यानी कि फैक्ट्री वगैरह में जो हस्तशिल्प है, जो हाथों से बनाया जाता है, क्या क्या? लुहार, बढ़ी लोग जो दरवाजा वगैरह, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते, सुनार जो ज्वेलरीज बनाते, वो बुन कर बनाते, जो हाथों से कपड़ा बुन देते थे। ये सभी समाज के महत्वपूर्ण व्यवसाय थे। उसमें समाज के यही सब व्यवसाय थे। व्यापार एवं वाणिज्य,
वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। बाद में धातु के सिक्के उपयोग शुरू हुए। स्थल और जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। यहाँ व्यापार कैसे किया जाता था? जमीन के मार्गों से भी और जल के माध्यम से भी। और धातु, जब जब धातुओं का खोज हुआ तो उससे ना सिक्के बनाए गए। यही यही प्रथा उसमें प्रचलित थी। मुद्रा, जब वही सिक्के बनाए गए, मुद्रा एवं विनिमय प्रणाली, ठीक है। प्रारंभ में वस्तु केवल बदले वस्तु की, मतलब उसमें क्या, प्रारंभ में ना वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान होता था। मतलब धान लो और आपको अगर चावल धान मतलब धान दिया आपको, उसके बदले में आटा चाहिए तो वो आटा दे देगा किसी के पास है तो। लेकिन बाद में धातु के बदले क्या, आपको मुद्रा के बदले क्या, कुछ अनाज वगैरह मिलने लगा, धीरे धीरे बदली। संपत्ति को देखते हैं। भूमि और पशु मुख्य संपत्ति थे। हाँ, उसमें संपत्ति के रूप में क्या क्या था? भूमि यानी कि जमीन का टुकड़ा, और पशु, पशु से खेती करते थे, वही भूमि, वही उसका संपत्ति था। कृषि उत्पादन से लोगों का आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। कृषि से ही उसमें, क्योंकि व्यवसाय के रूप में कृषि ही था, तो कृषि से ही अपना आर्थिक विकास कर सकता था, इसीलिए उन लोग का आर्थिक स्थिति मजबूत हुई कृषि और पशुपालन से ही। वैदिक सभ्यता की राजनीतिक स्थिति। अब वैदिक सभ्यता जो था उसमें राजनीतिक स्थिति कैसा था? जैसे राजा का स्थान था। राजा राज्य का प्रमुख होता था। जो राज्य होता है उसमें, मतलब देश ही का है तो उसमें राजा जो होता है राज्य का प्रमुख होता था। उसके काम क्या थे? राजा का वहाँ का काम क्या था? जनता का रक्षा करना, न्याय देना। जनता का रक्षा करना मतलब बाहरी आक्रमण से और आपस में ना लड़े इससे भी, और न्याय देना। अगर किसी के खिलाफ जो अन्याय होता है उसमें राजा ही फैसला करता था, उसको न्याय दिलाता था। युद्ध में नेतृत्व करना, युद्ध जब होगा तो नेतृत्व कौन करेगा? राजा ही करेगा। प्रशासन चलाना यानी कि अच्छे से अपने समाज को लेके आगे बढ़ना, उसी को चलाना अच्छे से। अब प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? राजा का सहायता कई अधिकारी करते थे। जैसे कि अभी मान लेते हैं प्रधानमंत्री, उसका कौन चलाता है? सब लोग, मतलब उसके मुख्य मंत्रिमंडल वगैरह होते वही सब चलाते हैं। उसी तरह उसमें भी पुरोहित होता, जो उसके घरों के, मतलब पुरोहित का मतलब होता है ना, उसी के वंश वगैरह में से थे। सेनापति रख लेते थे, ग्रामीण लोग थे, दूत वगैरह थे। तो वही जो राजदूत वगैरह वही सब थे जो प्रशासनिक व्यवस्था में समाज को चलाते थे राजा के साथ मिलके। सभा एवं समिति। सभा बोला था ना कि बुजुर्ग, और जैसे बुजुर्ग और प्रमुख व्यक्तियों का संस्था होता है। गांव में देखते होंगे कि संस्था जब सभा जब बैठती है तो बुजुर्ग लोग फैसला लेते हैं और बड़े बड़े लोग आके बैठते हैं। बच्चों को तो अलाउड भी नहीं होता, अभी भी होता है गाँव में। महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देते हैं। जैसे कुछ विषय उठा है वहाँ पे तो उन लोग का सलाह लिया जाता है, बुजुर्गों का और प्रमुख व्यक्तियों का। समिति क्या काम करती है? सामान्य जनता की संस्था होती है, जो मतलब आम जनता का ही संस्था होता है, ठीक है ना, गाँव वालों का आम जनता। राजा के चयन और शासन में भाग लेती थी। उस समय जब वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में राजा का चयन जब होता था उसमें इन लोग भाग लेते थे। ग्राम का प्रशासन कैसे हुआ करता था? ग्राम का प्रमुख ग्रामीण कहलाता था। जो प्रमुख होता था ना उसको ग्रामीण कहते थे। वहाँ गांव का प्रशासन सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखता था। जो ग्रामीण होता था, जो ग्राम का प्रमुख होता था, वो गांव का प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखता था। न्याय व्यवस्था ग्राम में कैसा था? राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, जो कि गांव, मतलब राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश था, मतलब उसका फैसला कोई टाल नहीं सकता था। अपराध के अनुसार दंड दिया जाता था, जैसा अपराध करोगे वैसा दंड। न्याय धर्म पर आधारित था, मतलब न्याय ही धर्म था। मतलब सेना एवं युद्ध। सेना के मुख्य रूप से पैदल सैनिक, घुड़सवार और रथ हुआ करते थे। युद्ध के उद्देश्य राज्य का रक्षा एवं विस्तार था। युद्ध का क्या उद्देश्य होता है? राज्य का रक्षा करना या तो फिर विस्तार करना, किसी देश पे कब्जा कर लेना, वही होता है। वैदिक सभ्यता की धार्मिक स्थिति। प्रमुख देवता कौन कौन था उस समय के? ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक की शक्तियों को पूजा होती थी। मतलब ऋग्वैदिक काल में क्या, प्राकृतिक में जितनी कुछ भी होते हैं सबको पूजा की जाती थी। जैसे कर करके देखते हैं। मुख्य देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, सोम, वायु, उषा, इन सारे देवताओं को हम लोग पूजा करते हैं उसमें ऋग्वैदिक काल में। अग्नि एवं कर्मकांड। अग्नि क्या था? अग्नि धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग था। जो धार्मिक जीवन था उसका महत्वपूर्ण भाग था। उत्तर वैदिक काल में अग्नि अधिक जटिल और खर्चीले हो गए थे तथा ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था। जब आग आप करवाओगे और उसका अधिक जटिल, यानी कि उसको सब लोग उसका पढ़ाई नहीं कर सकता, केवल ब्राह्मण लोग, यानी कि जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता वही लोग कर सकते हैं। और जब आप आगे करवाते हो तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, इसीलिए ब्राह्मणों का भी महत्व बढ़ गया था और खर्चा भी अधिक होने लगा था, इसलिए वह जटिल भी हो गया था। धार्मिक विशेष क्या था? ईश्वर में विश्वास। हाँ, उसमें ईश्वर में विश्वास रखते, आत्मा में, स्वर्ग नर्क में भी विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, क्रम सिद्धांत में विश्वास रखते थे। इन विचारों का विकास इसी काल में हुआ था। इन विचारों का विकास जो भी ना इसी काल में हुआ था। उत्तर वैदिक धर्म। उत्तर वैदिक धर्म क्या था? अश्वमेध यज्ञ, मतलब जो होता है ना अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इतने प्रकार के यज्ञ होते थे जो कि मतलब बहुत शुद्ध माना जाता, इसका महत्व बढ़ गया था।
दार्शनिक विचार। उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों के माध्यम से आत्मा, ब्रह्म, ज्ञान और मोक्ष जैसे गहरे दार्शनिक विचार विकसित हुए। दार्शनिक विचार मतलब होता है कौन कौन दूर तक देख सकता है, किस बारे में वो राय देते हैं, अपना सिद्धांत देते हैं, तो उनका दार्शनिक विचार ना उस इस समय में इन पॉइंटों पर, जैसे कि आत्मा, ब्रह्म, ज्ञान, इन पॉइंटों पर दार्शनिक विचार के मतलब बढ़ गए थे। इन पे बहुत लोग ज्ञान देते थे, सिद्धांत देते थे। मोक्ष एवं पुनर्जन्म। मोक्ष एवं पुनर्जन्म क्या? मोक्ष किसको मिलता है? जो अच्छे काम करता है उसको मोक्ष मिलता है, और उसी को पुनर्जन्म होता है। तो यहीं पे लोग मानते थे कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसका पुनर्जन्म होता है। अच्छे कर्म करने और ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष मिलता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलता है। मोक्ष वही है, अर्थात जन्म मतलब जो उसको मुक्ति मिली है जन्म मरण से, वो मोक्ष चला गया। और पुनर्जन्म किसको मिलता है? जो अच्छे कर्म करता है। ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में अंतर को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख था। यही पॉइंट को देख लो, एक एक करके सब लिख लेना। यहाँ कृषि भी आ गया था, मतलब उत्तर वैदिक काल में कृषि था। यहाँ समाज सरल था, यहाँ समाज जटिल है। स्त्रियों का स्थिति अच्छी यहाँ थी, ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में स्थितियों की कमजोर हो गई। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था, और यहाँ पे जन्म आधारित था। यहाँ पे जैसा अगर आप ब्राह्मण घर में लिए तो आपको शिक्षा और पूजा का अधिकार है, यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे राजा की शक्ति सीमित थी, राजा अधिक शक्तिशाली था। आगे यहाँ पे सरल था, आगे यहाँ पे जटिल हो गया। आप देखते वैदिक सभ्यता का भारतीय संस्कृति में योगदान। भारतीय संस्कृति में आधारशील रखी, मतलब जो भारतीय संस्कृति था उसका आधार यानी कि बेस यही है। वेद, उपनिषद और धार्मिक ग्रंथों का रचना हुई। जो वेद, इतने 4 वेद है, उपनिषद है, धार्मिक ग्रंथ, यहीं से सबकी रचना हुई। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, यहाँ से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ, यहाँ पे वर्ण एवं आश्रम का आगे, और धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ। भारतीय दर्शन, साहित्य और संस्कृति को अस्थायी दिशा मिली। इनका इन पॉइंटों का योगदान हमारे भारतीय संस्कृति में है। इन सबको एक एक बार आप देख लेंगे ध्यान से, दोबारा से खुद से पढ़ भी लेंगे अगर थोड़ा सा शब्द थोड़ा कठिन है तो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, और इसका प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट के से वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट है प्लेलिस्ट में, और आप सब इससे बाहर क्वेश्चन। चलिए निष्कर्ष को देखते हैं। वैदिक सभ्यता भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता में से एक है। वेद इस सभ्यता ने भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का गहराई से प्रभावित किया। आज भी भारतीय संस्कृति, परंपराओं, दर्शन, शिक्षा और धार्मिक मान्यताओं में वैदिक सभ्यता का स्पष्ट छाप दिखाई देता है। इसलिए इसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का की आधारशिला माना जाता है। दोस्तों जो आपने ऊपर देखा है वही निष्कर्ष में होता है, लिखने का होता है। आप अपने मन से खुद से भी कुछ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं यही लिखना है। लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु जो ऊपर में आपने बताया है वही बिंदुओं को आपको निष्कर्ष में लिखना होता है। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको किसी भी टॉपिक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।